27 सितंबर, एक और रात, एक और हमला। इसराइल के खौफनाक बमबार तैयारे लबनान की फिजाओं में मौत का पैगाम लेकर आए और इस मर्तबा निशाना बना हिजबुल्लाह का मजबूत तरीन किला जनूबी बैरूत। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह हलाक। लेकिन ये हमला महज एक शख्स की हलाकत नहीं, बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक बड़ा धचका है, खुसूसन ईरान के लिए। पहले हमास के सदर इस्माइल हानिया की शहादत और अब हसन नसरुल्लाह की, दोनों ईरान के करीबी साथी। और रद्द-ए-अमल हमने देख लिया जब 1 अक्टूबर की रात ईरान ने 100 से ज़ायद बम इसराइल पे दाग दिए। आखिर कौन है ये शख्सियत और दुनिया आज किस नहज पे खड़ी है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। हसन नसरुल्लाह, वो नाम जो बरसों से इसराइल के खिलाफ मुजाहिमत की अलामत बन चुका था। वो न सिर्फ हिजबुल्लाह बल्कि पूरी अरब दुनिया में एक ताकतवर और बाअसर शख्सियत समझे जाते थे, जो इसराइल को मुसलसल चैलेंज करता है। हसन को 31 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की क़यादत मिली। उन्होंने आते साथ ही इसराइल को निशाना बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई और इसराइल को काफी नुकसान पहुंचाया। 2002 तक उनकी मलेशिया खुद लेबनानी फौज से ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। आजाद सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास दुनिया की सबसे बड़ी गैर रियासती मगर तरबियत याफ्ता मलेशिया है और इसके फाइटर्स की तादाद हजारों में है। याद रहे, हिजबुल्लाह एक शिया ईरान नवाज ग्रुप समझा जाता है क्योंकि ईरानी क़यादत ने इसे अव्वल दिन से अलल ऐलान सपोर्ट किया हुआ है। हसन नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को, जो सिर्फ एक मुजाहिमती तंजीम समझी जाती थी, सियासी मैदान में उतर कर मुल्की पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा भी बनाया। हसन नसरुल्लाह 2006 की जंग के बाद से अवामी सतह पर आने से गुरेज कर रहे थे। वो अपने पास टाइट सिक्योरिटी रखते थे ताकि दुश्मन उन तक पहुंच ना सके। वो अपने वीडियो पैगाम के जरिए ही लोगों से मुखातिब हुआ करते थे। इनके हिफाजती इंतजामात से वाकिफ ज़राए के मुताबिक वो तवील अरसे से मोहतात थे, जबकि उनकी नक्लो हरकत महदूद थी और बहुत कम लोग ही उनके बारे में बाइल्म थे। लेकिन क्यों इसराइल ने नसरुल्लाह को निशाना क्यों बनाया? हसन नसरुल्लाह बरसों से इसराइल के लिए एक कांटा साबित हो रहे थे। हिजबुल्लाह ने इसराइल के खिलाफ कई कामयाब हमले किए और नसरुल्लाह की क़यादत में ये तंजीम इसराइल की शुमाली सरहदों पर मुसलसल खौफ की अलामत बनी रही। उनकी तकारीर हमेशा इसराइल के खिलाफ खुली जंग का ऐलान हुआ करती थी। उनकी ये जुर्रत और ताकत इसराइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हिजबुल्लाह ने जनूबी लेबनान में मजबूत ठिकाने बना रखे थे और इसराइल को हमेशा इस बात का खदशा रहा कि ये गिरोह कभी भी उसे बड़े नुकसान से दोचार कर सकता है। अक्टूबर 2023 में शुरू होने वाली गजा जंग में इसराइल की जानिब से गजा पर मुसलसल हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने भी शुमाली इसराइल पर हमलों का आगाज कर दिया था ताकि फ़लस्तीनी भाइयों को सपोर्ट कर सकें। हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स फायर करना शुरू किए तो इसराइल ने भी सरहद के करीब वाक़ लबनानी इलाकों पे बमबारी का आगाज कर दिया, जिसके बाद दोनों ममालिक के हजारों अफराद बेघर हो गए। छोटी मोटी झड़पें दोनों तरफ से जारी रहीं, मगर गुज़श्ता अगस्त में इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर फवाद शकर के कत्ल के बाद लड़ाई ने एक नया मोड़ अख्तियार किया और दोनों जानिब से हमलों में इजाफा देखने को मिला, जो वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। सितंबर के आगाज में इसराइल ने कहा कि वो हर सूरत अपने शुमाली इलाकों में लोगों को वापस लाएगा और हिजबुल्लाह के हमलों को रोकेगा, जिसके बाद इसराइल ने लबनान के मुख्तलिफ शहरों पर मुसलसल बमबारी का आगाज कर दिया और हिजबुल्लाह ने भी जवाबी रॉकेट और मिसाइल फायर किए। और फिर एक ऐसा हमला हुआ जिसने हिजबुल्लाह को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। आखिरकार इसराइल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म करने का फैसला कर लिया था, वो भी अमरीकी इंटेलिजेंस की मदद से। इसराइल ने नसरुल्लाह की मौजूदगी का सुराग लगा लिया और उन्हें इंतहाई ताकतवर बमों का इस्तेमाल करके शहीद कर दिया।
आखिर उन्हें शहीद कैसे किया गया, ये कहानी भी दिलचस्प है। हिजबुल्लाह के मरकजी हेडक्वार्टर को बैरूत में निशाना बनाया गया। हमले में जिस बंकर को निशाना बनाया गया उसमें हिजबुल्लाह के सरबराह के समेत मुख्तलिफ रैंक के दीगर 20 हिजबुल्लाह अरकान भी मौजूद थे और उसके अलावा एक ईरानी एहलकार भी हिजबुल्लाह की क़यादत के साथ थे। ये एक अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर था जिसके ऊपर एक रिहायशी इमारत तामीर थी। इस बंकर को निशाना बनाने के लिए फिजाई हमले के जरिए 80 टन वजनी बंकर बस्टिंग बम इस्तेमाल किए गए जो मजबूत ढांचों को तबाह करने के लिए बनाए गए थे। हमले के बाद बैरूत में एक बड़े नारंगी धुएं आसमान की तरफ बुलंद होते दिखाई दिए और हसन नसरुल्लाह, जो कि 3 दहाइयों से हिजबुल्लाह के कमांडर थे, दीगर 20 अरकान समेत शहीद हुए। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली वजीर आजम बिन्यामीन नेतन्याहू हमले के वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद थे, जहां वो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब कर रहे थे। नेतन्याहू ने अपनी तकरीर में वाज़ेह किया, हम शुमाली सरहद पर एक दहशतगर्द फौज को कबूल नहीं करेंगे जो 7 अक्टूबर जैसे हमले दोबारा कर सके। इस तकरीर के बाद ही नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह पर हमले की मंजूरी दी थी और ये कामयाब हमला हसन नसरुल्लाह की हलाकत का सबब बना। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने हसन नसरुल्लाह की लाश दरियाफ्त की तो इस पर कोई वाज़ेह ज़ख्म नजर नहीं आए, जिससे ये शुबात पैदा हुए कि वो बराह रास्त धमाके से जख्मी होकर नहीं मरे। इसके बजाय ऐसा लगता है कि उनकी मौत का असल सबब दम घुटने से हुआ, जो नवाकों के नतीजे में पैदा होने वाले जहरीले माहौल की वजह से होता है। ये जहरीले गैसेस और धुआं मुमकिना तौर पर ज़ेर ज़मीन रिहायशी इमारत के अंदर जमा हो गए, जिसके बायस हसन नसरुल्लाह का दम घुट गया और वो जाँ बरदार ना हो सके। यहाँ दिलचस्प सवाल ये भी उठता है कि इसराइल ने इतने सालों से रूपोश हसन नसरुल्लाह का पता कैसे चलाया। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह को निशाना बनाना इसराइल के लिए एक हिकमत अमली पर मबनी फैसला था। बरसों से वो इसराइल के निशाने पर थे और मुसलसल छुपे हुए थे। इसमें दीगर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अलावा इंसानी इंटेलिजेंस यानी जासूसों का भी किरदार था। एक जरिए ने रॉयटर्स को बताया कि हसन नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला 20 साल की गई जासूसी से हासिल होने वाला नतीजा है। लेकिन एक बात वाज़ेह है, इस हमले के पीछे कोई घर का भेदी ही मुलव्विस है। जब इसराइल ने हसन नसरुल्लाह की मौजूदगी का पता लगा लिया तो उनके F-15 तैयारों ने 80 बंकर बस्टिंग बम जनूबी बैरूत के तहखाने पर गिराए। इस हमले ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हिजबुल्लाह की सिक्योरिटी इसराइली इंटेलिजेंस के हाथों शदीद तौर पे कमज़ोर हो चुकी है। तो बस क्या अब इतना ही? जी नहीं, जब मुंह को खून लग जाए तो बर्बरियत का सिलसिला थमा नहीं करता। इसराइल ने अब लबनान पर ज़मीनी हमला शुरू कर दिया है। फौज के बाज़ाब्ता तौर पर ज़मीनी हमले के आगाज़ का ऐलान अमेरिका के इस बयान के चंद घंटे बाद किया, जिसमें कहा गया था कि इसराइली फ़ौज लबनान में महदूद कार्रवाइयाँ कर रही है। लबनानी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता चंद रोज़ में होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 1000 से ज़ायद लबनानी जहाँ बहक और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। नसरुल्लाह की हलाकत से खत्ते में तनाव में इजाफा हो गया है। मुस्तक़बिल में हिजबुल्लाह के हमले तेज़ हो सकते हैं और इसराइल के खिलाफ मुज़ाहिमत में शिद्दत आ सकती है, यानी एक बड़ी जंग का खदशा मंडला रहा है। और ये जंग सिर्फ इसराइल और लबनान तक महदूद नहीं रहेगी। यमन, शाम और ईरान जैसे ममालिक इस जंग की लपेट में आ सकते हैं। ईरान के लेटेस्ट हमले ने इस बात को साबित कर दिया है। ईरान ने अक्टूबर में इसराइल में 100 मिसाइल दाग कर ये वाज़ेह कर दिया है कि नसरुल्लाह पर हमला उन पर हमला है, और इसराइल ने भी ईरान को खुली धमकी दे दी है कि हम पर जो हमला करेगा उस पर भी हमला किया जाएगा। बहुत मुमकिन है ये वीडियो रिलीज होने तक इसराइल भी ईरान पर जवाबी हमला कर चुका हो। ये सब एक बड़े तसादुम की जानिब इशारा कर रहा है, जहाँ किसी भी लम्हे एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। क्या ये हमले इसराइल को फ़ायदा पहुँचाएंगे
یا مسلم ممالک کو ایک ساتھ متحد کر دیں گے؟ یہ جنگ صرف سیاستدانوں یا جنگجوؤں کی نہیں بلکہ عام لوگوں کی جنگ ہے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں کے لیے لڑ رہے ہیں، وہ معصوم جانیں جو اس بربریت کا شکار ہو رہی ہیں۔ کیا ایران کی طاقتور فوج اس جنگ میں کود پڑے گی؟ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں، یہ ایک نظریاتی جنگ ہے جہاں ہر ایک فریق اپنے مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نصر اللہ کی موت سے حزب اللہ کمزور نہیں ہوگی بلکہ شاید اور بھی مضبوط ہو جائے۔ حزب اللہ کے پیروکار اسے ایک شہید کے طور پر دیکھتے ہیں اور اب یہ تنظیم شاید زیادہ شدت سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسے میں عرب ممالک کی خاموشی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے اور امریکہ کی دو طرفہ باتیں حیران کن ہیں۔ یہ مسئلے میز پر حل کیے جا سکتے ہیں اگر طاقتور ممالک چاہیں تو، کیونکہ بغیر مذاکرات کے امن لانا مشکل ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا اس خون ریزی کا کوئی اختتام ہوگا یا ہم بہت جلد ورلڈ وار 3 دیکھنے والے ہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔